नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर। आज हमारे साथ राजकुमार कटारिया जी जुड़े हुए हैं, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। किसी कारणवश उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी में अपना जो है परचम लहराने का काम किया है, उसमें शामिल होने का काम किया है। तो आइए आज हम राजकुमार कटारिया जी से जानते हैं कि किन हालातों को लेकर के वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, किन मुद्दों को लेकर के वो इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं। आइए राजकुमार कटारिया जी से। कटारिया साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कटारिया साहब, आपने कांग्रेस राज के अंदर अच्छा काम किया है, नेताओं से भी अच्छी सांठगांठ रही है आपकी, लेकिन ऐसा क्या रहा है जो अभी विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपने कांग्रेस से अलविदा टाटा बाय बाय कर दी? ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आपने पार्टी छोड़ने का कारण पूछा। जब कोई 25 साल पुराने परिवार को छोड़ता है, पार्टी का मतलब परिवार ही होता है। 25 साल पुराने संबंध पूरे देश के अंदर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ थे, उनको तिलांजलि देनी पड़ी। बड़ा दुख तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता के पास कोई रास्ता ना बचा हो किसी भी तरीके से। कोई ये बात नहीं है कि भाई सभी एमएलए बनते हैं राजनीति के अंदर, सभी अपना ऊंच मुकाम पा जाते हैं, ऐसा नहीं है। सक्सेस रेशो राजनीति के अंदर बहुत कम होता है, लेकिन इतना एक्सट्रीम कदम 25 साल के बाद उठाना वो कोई सामान्य घटना नहीं होती है। मुझे भी दुख हुआ छोड़ते हुए अपने परिवार को, लेकिन उसके पीछे दो तीन कारण मुख्य थे। आदमी को राजनीति में मुकाम मिले ना मिले, लेकिन पार्टियों में लंबे समय से काम करे कोई, तो उसको कम से कम इज्जत जो है मिलनी ही चाहिए। तो इस वजह से वहाँ मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा 25 साल के कार्य वो उचित सम्मान नहीं मिला, और हमारे जो स्थानीय जो प्रदेश के जो नेता हैं, उन्होंने उससे परे जा करके हमारे जो स्थानीय विधायक यहाँ से गीता भुक्कल जी हैं, उनके कहने पे मुझे सार्वजनिक तौर से एक कार्यक्रम में आने से रोका, जो कि पार्टी का एक बड़ा प्रोग्राम था, और मेरे को 2-3 घंटे पहले कहा गया कि आप इसमें आएंगे नहीं। मैंने कारण पूछा, वो 6 महीने पहले की घटना है। 6 महीने तक मैंने उनसे कारण बार बार पूछा कि मुझे ये तो बताओ कि झज्जर में मुझे राजनीति करने से क्यों रोका जा रहा है, मैंने क्या गलती की है पार्टी के अंदर। मेरा कोई एक वक्तव्य कोई बता दे कि स्थानीय विधायक के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, कोई एक वक्तव्य कोई बता दे मैंने पार्टी लीडरशिप के खिलाफ कोई कुछ कहा हो। उसके बावजूद भी मुझे जो नेशनल प्रोग्राम में था राहुल गांधी जी की यात्रा, उसमें आने से एक एनिवर्सरी थी, उसमें आने से रोका गया, जिसमें दीपेंद्र आ रहे थे। तो दीपेंद्र जी उस स्थानीय विधायक के कहने पे मेरे को रोकते हैं, तो मैं उस बात को ये समझा कि ये मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है, और कहीं पर भी सम्मान के साथ समझौता करके मैं समझता हूँ किसी कार्यकर्ता को नहीं रहना चाहिए। राजनीति में कुछ मिले ना मिले, सम्मान जरूर मिलना चाहिए। अगर आपकी पार्टी में आपका सम्मान नहीं है, तो किसी भी कार्यकर्ताओं को किसी भी पार्टी में रहना नहीं चाहिए, फिर रास्ते अलग करने। आपने मान सम्मान की जो बात की है, मान सम्मान हर एक इंसान का जो है वो फर्ज भी है, किसी को देना और किसी से लेना, ये एक बहुत बड़ा अहम किरदार है जिंदगी के अंदर। लेकिन क्या आपके साथ ये मान सम्मान नहीं हुआ, इसके बारे में कभी आपने दीपेंद्र जी को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया है कभी? बिल्कुल, मैं मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ, ये घटना 6 महीने पहले की, 7 महीने पहले मैंने बाकायदा उनको अपना वो बताया कि भाई आप मुझे ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है, मेरे को क्यों रोका गया, उसका मुझे जवाब मिलना चाहिए। उसके बावजूद जवाब नहीं मिला उनकी तरफ से। मैंने हाईकमान को बोला, हमारे जो हरियाणा के प्रभारी थे दीपक बाबरिया जी, उनको बोला कि मेरे साथ ये किया गया है,
आप मुझे जवाब दो या उनसे पूछो कि क्या कारण है। अब प्रभारी महोदय की हिम्मत नहीं है पूछने की, या वो किस दबाव में है वो तो वो जाने। प्रभारी महोदय जो है गुजरात से हैं और उनका बड़ा पार्टी के अंदर नाम रहा है और हाईकमांड से डायरेक्टली वो जुड़े हुए हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं, ना उन्होंने जवाब बताने की मेरे को जहमत उठाई। तो मैं सोचा यार कितना लंबा इंतजार करेंगे। उसके बावजूद भी मैंने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पार्लियामेंट रोहतक से चुनाव लड़े, मैंने इंतजार किया कि शायद जो है ये मेरे को कोई बात नहीं, चुनाव निकल जाए उसके बाद कोई बात बताए। मैंने चुनाव के समय भी पार्टी को नहीं छोड़ा, मैंने इंतजार किया। दिल आप सबको पत्रकारों को पता है कि मैं चुनाव के दौरान भी शामिल हुए थे। चुनाव के दौरान फील्ड में थे, बूथ के ऊपर सारा दिन जो है बूथ पे बैठे काम किया, चुनाव पूरी मेहनत की है, पूरी मेहनत की। तो कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का ये नहीं कह सकता कि मैं किसी लालच में छोड़ के गया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सम्मान की खातिर, जब वो मेरे को सम्मान नहीं मिला और मुझे खेद लगा कि यार अब तो मेरे को यहाँ रहना उचित नहीं है, उन्होंने जवाब नहीं दिया और जो है ना यूज एंड थ्रो की नीति उन्होंने अपनाई हाईकमांड ने। तो मैं कहा जब ये स्थिति है और मेरे साथ नहीं, मुझे अभी जानकारी मिल रही है कि झज्जर के बहुत सारे और कार्यकर्ताओं के साथ भी चुनाव के बाद ये बात आई है कि भाई उनकी बात नहीं सुनी गई जब उन्होंने स्थानीय विधायक के बारे में कहा कि वो सम्मान नहीं करते, तो उनको भी रुखा जवाब मिला है। तो मैंने तो अपने अलग रास्ते किए कि अब जो है दूसरी पार्टी में जाना चाहिए। फिर जब ये मंथन किया कि किस पार्टी में जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान के अंदर दो ही नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और अपना भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में जब से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने हैं, उन्होंने जिस तरीके से चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन से ही मिशन मोड के ऊपर हरियाणा की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास किया है। हर रोज वो जो है कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दों को सुलझाने का काम कर रहे हैं जो कि जनता के आम जीवन से जुड़े हुए हैं, आम समस्याओं से जुड़े हुए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए और हरियाणा की जनता का रुझान लगातार जो है उनकी तरफ एकदम बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि ऐसे नेतृत्व की तरफ हमें देखना है और माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी है, जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने अपना नाम किया है, भारत की शान को बढ़ाया है, तो मैं कि ऐसे पार्टी के अंदर जाए जिसमें सम्मान भी मिले और जो विकास की बात करते हो। तो सम्मान की जहाँ तक बात है वो काफ़ी उदाहरण है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी, वो नड्डा जी सामान्य बूथ स्तर के कार्यकर्ता से उठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पद पे जाते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय पंडित मोहनलाल जी कौशिक जो बड़ौदी गाँव से हैं, उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ता से और प्रदेश अध्यक्ष तक के पद पे पहुंचे हैं। माननीय नायब सैनी जी जो बहुत ही उनके जो बारे में जो अपने पढ़ा और जब ये बने सैनी जी मुख्यमंत्री, तो उसके बारे में सारी जानकारियाँ जैसे मीडिया के माध्यम से सबको मिली कि किस तरीके से छोटे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पार्टी के अंदर अपना जो है आगमन किया था राज मुख्यमंत्री पद पे। ऐसे ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, कहाँ से कहाँ, तो बहुत सारे उदाहरण इस पार्टी के अंदर है, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी, कि सामान्य कार्यकर्ता एक बूथ लेवल से उठ के राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। तो ऐसी पार्टी को फिर मैंने चुनना पसंद किया ताकि हम आज शुरू करें और कभी ना कभी हम भी अपने राजनीतिक किसी मुकाम तक पहुँचे। उन्होंने अपनी इच्छा मेरी भी है, लेकिन काम करेंगे और पार्टी की पिछली लाइन में अपनी शुरुआत करके बैठ करके और इनसे जो हमारे सीनियर हैं इनसे सीख करके अपनी दिशा और दशा हमारे जो है तय करने की कोशिश करेंगे और उनसे सीखेंगे कि किस तरीके से पार्टी के अंदर रहना है, किस तरीके से पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रखना है, किस तरीके से पार्टी के अंदर अपनी जगह बनानी है। उन सारी चीज़ों पे विस्तार से काम करेंगे और कोई जल्दबाजी अब नहीं है। हम पार्टी के अंदर अपनी कार्यशैली के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से अपनी जगह बना लें और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को उचित स्थान देने का काम करेगी।
25 साल की बात किया मैंने, 25 साल कांग्रेस में रहे हैं आप। उसके दौरान आपको मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे लगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे लगे या नायब सिंह सैनी अच्छे लगे? मेहनत सब लीडर करते हैं, सब लीडर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करें, लेकिन नीतियाँ होती है कि आम आदमी के पक्ष में क्या नीति है और प्रदेश और देश के हित में लंबे समय के लिए सस्टेनेबल ढंग से कौन सी ऐसी नीतियाँ बनाई जाए जो कि समाज के अंतिम वर्ग तक उन नीतियों का फायदा पहुंचे। हरियाणा के अंदर 10 साल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, उन्होंने 10 साल शासन किया। कार्यकर्ता और सरकार का कनेक्शन बिल्कुल टूटा हुआ। सरकार के जो लोग थे वो सरकार की चीज़ों का मजा ले रहे थे, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो हाशिए पर था। 10 साल के दौरान किसी कार्यकर्ता को ओलाइज नहीं किया गया। अब आज जो मैंने पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 साल का उनका भी कंपैरिजन अगर हम करें, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करता है। कोई भी बात होती है तो कार्यकर्ता से वो पूछ करके काम करते हैं, कार्यकर्ताओं की चलती है इसमें। और मैं जैसे अब आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं भैया उसमें तो पार्टी कैडर की सुनी जाती है। गर्व की बात है कि पार्टी कैडर की सुनी जाती है और सुनना ही चाहिए। ठीक है, चुनाव जो है कि कई मायने होते हैं और कई मतलब होते हैं कि किस तरीके से चुनाव को जीतना है, तो वो सारे फैक्टर भी काम करते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को समाहित करके कार्यकर्ता की भावना भी सामने रखे और सामंजस्य बना करके कोई फैसले लिए जाए, वो पार्टी में अच्छा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक डिफरेंस है कि वहाँ पे जंगी घोड़े अलग हैं और राज के घोड़े अलग हैं, और हमारे यहाँ पे जो है मतलब आज जो भारतीय जनता पार्टी है इसमें जो जंगी घोड़े हैं वही राज के घोड़े बनते हैं। ये मैंने देखा है, मैंने महसूस किया, तो ये बड़ा डिफरेंस है। और जहाँ तक काम की बात है, जनहित के लिए काम की बात है, मैं दावे के साथ कहता हूँ 9.5 साल का खट्टर साहब का और अभी 2-3 महीने का जो हमारा ये नायब सरकार का जो 1 महीने का ही कहेंगे क्योंकि बीच में आचार संहिता, उस कार्यकाल को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के सामने अगर रख के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो है पलड़ा वो कहीं भारी है। तो अब वो ठीक है, इमोशनली हमारे इलाके के लोग जुड़े हुए हैं, इमोशनली जो है अब बहकावे में कह देंगे, लेकिन चलो हमारी जो राजनीति की कड़वी सच्चाई हो गई कि जिस तरीके से जो है इमोशनल कार्ड खेला जाता है कि इलाका वार ये सारी चीज़ें जो भी है, अब उसमें ज़्यादा क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है। मैं तो अपने मुंह से भी कहना, जाति और इलाके की बात करना मेरे को राजनीति नहीं समझ में आता। विकास की राजनीति सस्टेनेबल राजनीति है, लंबे समय की राजनीति है। अभी मतलब मैं झज्जर इलाके की बात करूँ, झज्जर इलाके में बहन गीता बुक्कल मंत्री रही 2009 से 2014 तक, तो 10 साल जो है उनका विपक्ष का कार्यकाल भी है। इस 15 साल के कार्यकाल में अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि झज्जर में हुआ क्या है, तो झज्जर के अंदर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। क्या कारण ये है कि डम्मी लीडरशिप है हमारी। हमने जो है ना, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जातियों के नाम पे लीडर खड़े कर दिए कि ये इस जाति का, ये इस जाति का। उनकी जो विजन होना चाहिए वो कहीं उसमें दिखाई नहीं देता। मतलब एक फला जाति से लीडर ले लिया, एक फला जाति से लीडर ले लिया और जातियों के नाम पे हम वोट लेकर के सरकार बना ले, लेकिन विजनरी कितना है लीडर, वो बात हमें देखनी पड़ेगी कि लोगों से कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन बदलाव समाज के अंदर लाने की बात कर रहा है, वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। मुझे बहन जी के यहाँ के कार्यकाल में 15 साल के में इस शहर के लिए, इस शहर के भविष्य के लिए, इस शहर के युवाओं के लिए कोई विकास का खाका उनके पास है नहीं। सारा शहर त्रस्त है। ना तो उन्होंने सत्ता में वो पूरा काम किया, और आज जब विपक्ष में 10 साल है उसमें भी विपक्ष का रोल प्रॉपर उन्होंने नहीं अदा किया, और झज्जर की जनता बिल्कुल हताश है। अब उसका जवाब चुनाव को मिलेगा।
आपने जो ये मन बनाया है पार्टी को त्याग करके और बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो स्थानीय जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाकारा साबित हुए हैं झज्जर शहर के विकास को करने में? और कहाँ कमी लग रही है? हमारे जो आम जनता है वो वोटों के लिए उधर परली तरफ तो झुक जाती है, लेकिन जब जनता को काम की जरूरत होती है तो जनता के काम नहीं हो पाते। सबसे बड़ा कारण है वही जो स्थानीय विधायक जब जनता से वोट मांगने के लिए जाते हैं या यहाँ के लोग लीडर्स के पास जाते हैं कि हम इस विधायक से संतुष्ट नहीं हैं, तो लीडर कह देते हैं कि भाई तुम्हें विधायक से क्या लेना है, आप हमारे पास डायरेक्ट आओ। भाई लोकतंत्र के अंदर विधायकों की कुव्वत बनी रहनी चाहिए। अब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, क्या सांसद के पास जाएंगे? जो बेसिक चीज़ है, आप मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई सफाई नहीं हो रही है तो आप अपने विधायक को या पार्षद को तो बोलेंगे। तो विधायक कहीं कोई छोटा मोटा गड्ढा ही है कहीं सड़क में, तो उस गड्ढे के लिए आप जो है मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे, ना प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो एक्सेसिबल जो है वो होना चाहिए विधायक को पब्लिक के प्रति। लेकिन इतने बड़े बड़े गेट और इतनी ऊंची चार दीवारियां 2 एकड़ की कोठी बना करके जो विधायक 15 साल पहले कलायत से आकर के यहाँ शिफ्ट हुई, उसके पास किराए का भी मकान नहीं था। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा कारोबार है उनका कि 2 एकड़ की जमीन शहर से बिल्कुल लगती हुई जो है के अंदर कोठी है उनकी, और उसकी इतनी ऊंची चार दीवारी है कि हवा को आने में भी दिक्कत है, तो जनता कहाँ से जाएगी, जनता की भावनाएं कहाँ से जाएंगी? गेट के ऊपर जो है कई कई चौकीदार खड़े होते हैं। तो ये लोकतंत्र के अंदर ये राजशाही आ गई है कि जनता नीचे है और हम उनसे ऊपर हैं। ये जो अंतर आया है ना, उस अंतर को पाटने की जरूरत है। उस अंतर को खत्म किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माननीय नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने, उनका हंसमुख चेहरा देख करके ही जनता प्रभावित है कि ये मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा है, इतना हंसमुख चेहरा रहता है। हर एक हमारे जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, तो जनता के जब सामने किसी भी कार्यक्रम में बैठते हैं तो उनका ना, मैंने तो उनको कभी हंसते ही नहीं देखा। तो मुस्कान लेकर के कोई लीडर जाए जनता के बीच में और फिर जनता उससे कनेक्ट हो, और जनता के बीच में जो अंतर है स्टेज और जनता की कुर्सियों पे, डॉक्टर वाला ही हिसाब हाँ, है। जैसे पेशेंट कोई जाता है डॉक्टर हंसी के कारण देखता है तो कंफर्टेबल फील करता। आज नायब सैनी को हरियाणा की जनता जहां भी वो जा रहे हैं अपनी बात रखने में उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति हमारे ही जैसा है, हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जनता से इतना बड़ा अंतर कर लिया है कि वो महाराजा की तरह और राजा की तरह दिखते हैं और जनता जो है भिखारी की तरह दिखती है। तो ये अंतर लोकतंत्र के अंदर चलने वाला नहीं है, इसको घटाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जनता सब देखती है, और मैं उनसे, देखो मैं उनका इस बात को ये नहीं कहता, मैं उनको राय देता हूँ कि इस अंतर को खत्म कीजिए। ये अंतर ठीक नहीं है, ये अहंकार जो है ठीक नहीं है सत्ता का। ये अहंकार जो है, जो आप 15 साल से लगातार बढ़ते आ रहे हैं और उसके बाद आपका अहंकार इतना हो गया है कि आप जनता के बीच जाने की बजाय जनता को अपने पास बुलाए और आप जो है ऊंचे आसन पर बैठ करके उनसे बात करो और उनसे उम्मीद करो कि वो जो है नजरें नीची करके जो है ना आपकी बात सुन लेंगे। ऐसा अब नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की जनता को सही मायने में सच्चे लोकतंत्र का स्वाद चखा दिया है, और वो जो स्वाद है वो अब जो है उनको मुंह पे पड़ चुका है। तो अब उस स्वाद को भूलने वाले नहीं है, जनता बार बार उस जो है स्वाद को चखने वाली है। कटारिया जी, आपकी जो बातें हैं वो कुछ ऐसी लग रही हैं, या तो आपके दिल से निकल के आ रही हैं, आपके हार्ट को पिंच करके आ रही हैं। मतलब ये दिल से जुड़े हुए बातें बता रहे हैं आप, या कोई पार्टी का दर्द है? पार्टी का पर्सनल मेरी किसी से एनिमिटी नहीं है। मैं आज ये कह दूं, मेरी आज तक बहन गीता बुक्कल जी जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मिली हैं, चाहे मैं कांग्रेस में
अभी उसके बाद तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए जब मैं झज्जर की राजनीति कर रहा था तब, या उससे कभी पहले भी सालों तक जब वो मंत्री थे, जब भी उस सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे मिली है, मैंने सामने से जाकर के उनको नमस्ते किया है। बीइंग ए लीडर मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, कोई बात नहीं है, बड़ी है मेरे से, और हम उस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं कि किसी को अपशब्द कहें, किसी को जो है नीचा दिखाएं। उनका राजनेता के तौर पे उनका पूरा सम्मान है और बड़ी है मेरे से, तो मैं उनका उस नाते से पूरा सम्मान करता हूँ। मैं उनको कभी भी डिमीन करने के, उनकी अचीवमेंट को, कि वो दलित समाज की से उठ करके वो जो है 4 बार विधायक बनी, छोटी भी बात नहीं है, मंत्री भी रही है, उस बात से मुझे कोई वो बात नहीं है कि वो लीडर है वो सही है। लेकिन जब आप 4 बार बन करके आपके धीरे 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 आपके व्यवहार में अहंकार आता है, तो मैं समझता हूँ उनको उस बात पर विचार करना चाहिए कि इस अहंकार जो है ना, वो जनता ने बड़े बड़े लोगों का अहंकार ध्वस्त किया है, चाहे उसमें राष्ट्रीय नेता हो, चाहे स्थानीय नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी का अहंकार जनता ने छोड़ा नहीं है। जनता अहंकार को निस्तानीभूत कर देती है, तो जनता से डरना चाहिए लोकतंत्र। और यही मैं सबको सलाह देता हूँ कि अहंकार पद के साथ नहीं होना चाहिए, आपको सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहिए पद के साथ। कई बार देखा गया है, जैसे मुख्यमंत्री हैं या सांसद हैं, उन तक जो है ना लोग बाग मिल नहीं पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे पार्टी के अंदर कोई छोटा स्थानीय या कोई और छोटा नेता होता है, वो आम जनता को ये बोलता है कि हम आपसे मिलवा देंगे, और वो नहीं मिलवा पा रहे हैं या उनके काम नहीं बढ़वा पा रहे हैं, इस चीज़ के पीछे आप क्या देखते हैं? देखो, वही बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्थानीय स्तर का एक कार्यकर्ता एक वार्ड में काम करता है, गांव के एक छोटे वार्ड में काम करता है, लेकिन पार्टी के लिए वो दिन रात रैली, जलसा, जुलूस, लाठियां खड़ी हो विपक्ष के टाइम सब करता है। लेकिन जब गांव का कोई व्यक्ति जिनसे उसने वोट डलवाई है रिक्वेस्ट करके, और पोलिंग बूथ के ऊपर दिन रात एक करके उसने अपने पोलिंग बूथ से पार्टी को जितवाया है, तब वो जब सत्ता में आते हैं, जब वो कहता है कि चलो मैं आपकी समस्या का समाधान करा के लाता हूँ, और तब उन वोटर के सामने उस कार्यकर्ता की हैसियत बताई जाती है, और कार्यकर्ता जो है दरवाजे के बाहर एक एक घंटा उन पर्चों को लेकर के रस्से के, हमारे कांग्रेस सरकार में ना मुख्यमंत्री निवास पे जैसे जानवरों के रस्से होते हैं, उस तरीके से रस्से खड़े कर दिए जाते थे। तो रस्सों के अंदर जो है ना लोगों को खड़ा करके जिस तरीके से वो उनकी जलालत होती है, वो मतलब लोकतंत्र में ठीक नहीं, क्योंकि जब हमने वोट लेनी हो जब तो उनको गले लगाए, और जब वो कार्यकर्ता अपने गांव से एक व्यक्ति को लेके जाए कि इसका चाहे बदली है, चाहे चलो नौकरी तो भाई सबको नहीं मिलती, वो उस पर एक प्रोसेस है नौकरी का, लेकिन कोई सफाई की बात है या कोई बात है गांव में विकास कार्य करना, और वो लेके जाता है, उसको पर्चा पकड़ाते हैं, वो पर्चे को उठा करके उनकी समस्या सुनने की बजाय वो पर्चे को उठाकर पीए को ऐसे पकड़ा देते हैं, और उसके बाद वो रद्दी के ढेर में ना उनकी बात सुनी जाती है। तो ये कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच का जो कनेक्शन है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जनता कार्यकर्ताओं के थ्रू पार्टियों से जुड़ रही है, तो कार्यकर्ता एक बहुत बड़ी कड़ी है। कार्यकर्ताओं को हमेशा पार्टियों ने सम्मान देना चाहिए, लीडरों ने सम्मान देना चाहिए कि आप आज जिन पदों पे बैठे हो वो इन कार्यकर्ताओं की वजह से। झज्जर शहर के जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के अवसर जो हैं वो यहाँ नहीं हो पाएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियाँ ओपन कराई हैं, जिनको देखा जाए तो यहाँ मतलब बच्चों को है ना रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनको बाहर जाना पड़ता है। तो इसको कैसे मानते हैं आप? मैं झज्जर विधानसभा क्षेत्र के चारों तरफ नजर डाल के उस क्षेत्र की बात करूँ तो मुझे कोई ऐसा बड़ा प्लांट नहीं दिखता जिसमें हुड्डा साहब की सरकार जब थी तो उसमें कोई ऐसा बड़ा प्लांट लाया गया और 2000-4000 लोगों को रोजगार मिल गया और 5000 लोगों को रोजगार मिल गया। तो आईवास है, विकास जो है ना वो दिखता है, लोगों को बताने की जरूरत है।
इमोशनल कार्ड तो बार बार हम यहाँ की जनता से खेल देते हैं, लेकिन देने के नाम पे यहाँ पे कहने आप कह देते हैं कि खेत प्लांट लगाया अपना झाड़ी में, तो पूछना चाहता हूँ कितने स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार मिला। वहाँ जो है ना ट्रकों ने वहाँ के सड़कों को गड्ढे के साथ तो बना दिया है क्योंकि हैवी लोड चलता है। वहाँ की जमीन जिनसे हाइट ट्रांसमिशन लाइन निकली है चारों तरफ, उनके रेट तो गिर गए हैं, उनकी वजह से किसान परेशान है, पोल्यूशन खाने के लिए मजबूर है क्योंकि वहाँ से बहुत, क्योंकि ये जो है हाइड्रो प्लांट तो है नहीं, वो थर्मल है, तो कोयला जलता है तो फ्लाई ऐश गिरती है और उससे जो है लोगों के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। वो तो मिला है, और उसके बाद जब वो पानी बाहर फेंकते हैं उसमें कई सौ एकड़ जो है केमिकल का, जो कई सौ एकड़ में पानी खड़ा होकर अंडरग्राउंड पानी खराब हो रहा है। वो समस्याएं मिली है इस प्लांट से। अब इसको रोजगार कहेंगे, विकास कहेंगे, मैं समझता हूँ ऐसे प्लांट को तो कहीं वो ऐसे इलाके में लगाना चाहिए कि जिसके 10-20 किलोमीटर में कोई बसासती ना हो और बरानी जमीन में लगे, न कि कास्ट करने वाली जमीन में लगना चाहिए। पता नहीं किस तरीके की बात है। और बिजली जो उसमें बढ़ती है वो तो भाई प्रदेश के सभी जिलों में जाती है, इसी विधानसभा पर थोड़ा मिलती है, या सस्ती मिलती हो तो मैं मानूँ कि भाई झज्जर जिले को तो सस्ती बिजली मिलती है और जो है और दूसरे जिलों को महंगी मिलती है। जब तो मैं समझू कि यहाँ फायदा होगा, तो कोई फायदा नहीं है। एम्स बनाया, अब एम्स की लोकेशन देखो आप, एम्स की लोकेशन दिल्ली, गुड़गांव और झज्जर का जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है उसके बिल्कुल आखिरी एकड़ जमीन जो है उसको टच करती है। अब टेक्निकली कह सकते हैं हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्स बना दिया, भाषण देने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका फायदा दिल्ली और गुड़गांव के लोगों को मिल रहा है। हरियाणा से ये झज्जर के हेडक्वार्टर से कुछ जब आदमी जाता है, या मैं कहूँ कि झज्जर का आखिरी गांव जो है ठरू 45 किलोमीटर 44 किलोमीटर दूर है झज्जर से, वहाँ का आदमी पहले झज्जर आए और फिर एम्स जाए तो उसको 90 किलोमीटर पड़ेगा। तो वो व्यक्ति अब सोचे कि ये झज्जर में एम्स का उसको क्या फायदा हुआ है। ठीक है, सबको फायदा मिला है, वो लेकिन मैं कह रहा हूँ झज्जर को आप ये प्रचारित करेगा, हमने झज्जर में एम्स दिया, झज्जर में एम्स दिया, झज्जर का एम्स पूरे हरियाणा लेवल, दिल्ली का, उसका वो पूरे देश के पेशेंट वहाँ आते हैं। कोई प्रायोरिटी नहीं है कि झज्जर का आदमी अपना राशन कार्ड लेके चला जाए तो उसको तुरंत जो भर्ती मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बातें आईवाश है। कौन सा विकास, मुझे तो कोई जहाँ रेलवे लाइन की बात डिमांड है बहुत सालों से, बहन जी ने जो है से रिक्वेस्ट झज्जर की जनता कर रही है कि फर्कनगर होकर के इसको रेलवे लाइन को जोड़ा जाए ताकि ज़्यादा जो है यहाँ पे फ़ायदा मिले, ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी तो, और यहाँ से सीधा जो है पंजाब को और फास्ट ट्रेनें चलाई जाए। मुझे तो आज तक मैंने कोई उनका फोटो नहीं देखा कि कोई प्रतिनिधिमंडल जो है वो रेल मंत्री के पास लेके गई हो कि झज्जर की जनता के को जो है ना ये रिलीफ दिए जाए। तो कोई उस तरीके की बात नहीं है। विपक्ष में नाम चारे का एक आध दिन कोई जो है ना विधानसभा में जा करके झज्जर का नाम लेकर के 5 मिनट खड़े होकर कुछ बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में ना कोई एजिटेशन, कोई एजिटेशन। बहन जी बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर बहन गीता बुक्कल ये कह दे कि पिछले 10 साल में विपक्ष के शासनकाल में उसने कोई एजिटेशन झज्जर की जनता के लिए चलाया हो, एमएलए विपक्ष का रहते हुए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैं बताता हूँ, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता था। जब हमने कहा कि भाई आवाज़ झज्जर की जनता की उठानी है, तो पार्टी के अंदर लोगों को कि नहीं, ये तो पार्टी लाइन से हम बाहर कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता था कि पार्टी लाइन से बाहर अगर हम कार्यक्रम करेंगे तो उनसे लोग क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो जो है ना, कोई कार्यक्रम उस तरीके की डिमांड के लिए करना नहीं चाहते थे। हमने फिर भी जागो झज्जर नाम से एक मंच बनाया, कांग्रेस में रहते हुए बनाया कि भाई हम सारी पार्टियों के लोगों को जो भी झज्जर का हित चाहता है वो आए और इस हवन में आहुति दे और नेतृत्व करे। मैंने कभी भी ये लीड नहीं किया कि भाई मैं लीड करने वाला हूँ, मैंने ये कभी गुमान नहीं किया। मैंने सारी पार्टियों के लोगों को कहा था भैया झज्जर के हक के लिए, झज्जर की भलाई के लिए, झज्जर के विकास के लिए हम इस आंदोलन को चला रहे हैं।
आपको याद है किस तरीके से हमने आंदोलन को पूरा 1 महीना चलाया। सभी लोग जुड़े भी थे। सभी लोग जुड़े भी थे। हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सेक्रेटरीट में जा करके बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। तो झज्जर की जनता याद करती है कि, और यही वजह है कि मुझे झज्जर में राजनीति करने से बहन जी ने रोका, क्योंकि उनको पता लग गया, उनको आभास हो गया कि ये तो झज्जर की जनता की आवाज़ बढ़ना शुरू कर दिया इसने तो, और मेरे को भी गर्मी में निकलना पड़ेगा, मेरा जो है ना मेरे को पसीना झेलना पड़ेगा, तो इसलिए इसी को रोक दो, ना कोई होगा ना कोई कंपटीशन होगा। तो उन्होंने उनको ये पता था कि भाई ये तो आइडियोलॉजी का को जो है कांग्रेस कभी छोड़ ही नहीं सकता, इसको रोक दो, पड़ा रहेगा कांग्रेस में किसी कोने में। लेकिन हमने ये देखा कि भाई अब उस समय आ गया है जब इन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा, गुलामी को तोड़ना पड़ेगा, झज्जर की जनता की आवाज़ तरीके से उठानी पड़ेगी। हमने फिर अपना एक रास्ता लिया कि विकास के रास्ते पर चलेंगे और माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, और जहां हमारी ज़रूरत होगी सहयोग में वह सहयोग करेंगे। और फिर माइक के माध्यम से कह रहा हूँ, जनता की आवाज़ के लिए अगर हमें सड़कों पर फिर भी उतरना पड़ा, हम फिर भी उतरेंगे, लेकिन जनता की तकलीफ नहीं देखेंगे। हम जनता की तकलीफ़ों के साथ हमेशा रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में आना उचित है, हालात के अनुसार उचित है, क्योंकि अब इमोशनल कार्ड नई पीढ़ी नहीं खेलने वाली। नई पीढ़ी विकास मांगती है, नई पीढ़ी रोजगार मांगती है, नई पीढ़ी को पता चल रहा है कि भाई जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी पिछले 10 साल के अंदर सरकारी नौकरियां मिली हैं, कोई एक व्यक्ति आज तक सामने आके नहीं कहा किसी ने कि मैंने कोई पर्ची और खर्ची दे करके नौकरी लगी है। आज हरियाणा के 6500 समथिंग गांव हैं, कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जिसमें 5, 7, 10 बच्चे ऐसे ना लगे हो जो कि ये ना कहें कि भाई हमने घर बैठे नौकरी प्राप्त की है। हमने जो है ना किसी नेता की या कार्यकर्ता की या बड़े लीडर के घर पर्ची पहुंचाई, ना खर्ची पहुंचाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं ने बिल्कुल खुल के कहा कि भाई कम से कम जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कंपटीशन की तैयारी कर करके अपने आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकता है। ऐसा माहौल आज हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लोग कंपैरिजन करेंगे, लोग चुनाव में सोचेंगे, लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि जाति पाति का कार्ड जो है ये सब एक साइड धरा रह जाएगा। जिस दिन वोटर पोलिंग बूथ के ऊपर अपनी आत्मा की आवाज़ से दोबारा तीसरी बार जब हरियाणा में सरकार बनाने की बात आएगी अब 2 महीने के बाद, तो वो यही सोच के जाएगा कि ऐसा अमन चैन का माहौल, ऐसा जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन की उम्मीद पहले हरियाणा के पिछले शासन कालों में की नहीं जा सकती थी। इस तरीके का माहौल था। बहुत सारी, देखो, लोग जनता कहती है कि ये पोर्टल है और सारी चीज़ों की बात आती है। अब मैं कहता हूँ कि सरकार इनिशिएटिव कोई लेता है, ये बहुत लंबा जो है, जब बहुत बड़े बदलाव होते हैं तो ओवरनाइट नहीं हो सकते, वो एक प्रोसेस है बदलाव का। आज हम किसी बदलाव को शुरुआत करेंगे तो वो जो है बदलाव जाएगा, 15 साल बाद उसके रिजल्ट देखेंगे। तो अब वो रिजल्ट दिखने शुरू हुए हैं। 10 साल में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कहा था कि हम जो है बिना खर्ची पर्ची की सरकार देंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज एक भी लीडर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा लीडर को ये कह दे कि किसी भ्रष्टाचार में संतुष्ट है, कोई नहीं। तो वो एक माहौल बना है। तो उसमें अब ये जैसे टेक्निकल बातें हैं कि भाई ऑनलाइन जमाबंदी मिल रही है, ऑनलाइन इंतकाल हो रहे हैं, पोर्टल बन गया है, सरल हो गया है, तो ये प्रोसेस है। मैं खुद अपने बात से एक उदाहरण देता हूँ कि हम पेट्रोल पंप बिजनेस में हैं। आज से 15 साल पहले जो है ऑटोमेशन की शुरुआत हुई, तो हम जब अपने कंपनी के ऑफिसर्स को कहते थे कि ये जो है क्या सिस्टम कर दिया, सेल रुक जाती है, और हम करते हैं। मैं आज धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होकर के ऐसा हो गया है कि आज हमें याद नहीं रहता कि सेल कब स्टॉप हुई थी, क्योंकि मैकेनिज्म सेट होने में टाइम लगता है। यही बात पोर्टल के साथ है। आपको अपनी कमियां काम करोगे जब पता चलेगी और उसको दूर करते जाएंगे, तो हर टाइम सुधार की गुंजाइश रहती है चीज़ों में। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई वहाँ ईमानदारी से सुधार करने का काम
खट्टर साहब ने भी किया और अब जो है नायब जी भी उन चीज़ों को सुधार की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि अंतिम बात कुछ नहीं होती है, सुधार जारी रहने चाहिए। लोगों की जीवन को सरल बनाने का प्रयास हमेशा बना रहना चाहिए। घर बैठे लोगों को सभी विभागों की जानकारी मिले, सभी विभागों की सारी चीज़ें घर बैठे मिलनी चाहिए और उसके तरफ हमने पहला कदम बढ़ाया है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी रिपीट करे या कोई और सरकार आ जाए, आने वाले समय में सारी जनता ये महसूस करेगी कि किन लोगों ने ये शुरुआत किया था, उनका विजन किया था, उन्होंने किस मुकाम पर इस सिस्टम को पहुंचाया है, वो याद करेंगे। इसमें कोई पार्टीबाजी वाली बात नहीं है, विकास निरंतर होता है। तो ये कोई लाइन नहीं खींची जा सकती कि रेड एंड ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता। तो ये कुछ ग्रे एरिया भी होता है कि आप जो है शुरुआत करेंगे धीरे 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 ग्रोथ के हिसाब से। तो राजकुमार जी, एक बात और पूछनी थी आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे जो दर्शक हैं, शहर भर के अंदर ये चर्चाएं मान लो अभी चलेंगी कि राजकुमार कटारिया जी जो हैं अभी पार्टी में आए हैं और अभी जो है टिकट के हकदार, ना, ऐसा कुछ ना, बिल्कुल कुछ नहीं। सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से ज्वाइन किया है, पिछली लाइन में बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कोई ना बड़ा नेता हूं, कार्यकर्ता हूं। जिसको टिकट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी मदद करेंगे और पूरे शिद्दत के साथ करेंगे। मुझे कोई मलाल नहीं होगा, मिले ना मिले। ठीक है, क्योंकि मेरा राजनीतिक अनुभव पार्टी में रह करके, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, राजनीतिक अनुभव है, तो मैं अपनी पार्टी में अप्लाई जरूर करूंगा कि भैया मैंने ये सीखा है और मेरी ये क्षमताएं हैं, मेरी क्षमताएं ये हैं। अगर मेरी क्षमताओं के हिसाब से मुझे पार्टी उचित समझे तो मुझे जो है मौका दे दें। अदरवाइज हम जो है लंबे समय के लिए जो है काम करेंगे, पार्टी का जान ड्यूटी लगाएंगे, दिल खोल के मदद करेंगे। कोई किसी से, मैं छोटा बन के आया हूँ, मैं बड़ा बन के बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं जो है सबसे जूनियर हूँ झज्जर में, और मैं जो है अपने उसको समझता हूँ सीमाओं को। और मैं पिछली लाइन में खड़ा होकर के कार्यकर्ता के तौर पे नारे लगाने में कोताही नहीं बरतूंगा, जिसको भी टिकट मिलेगी उसको। ये थे राजकुमार कटारिया जी। और जो है आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें विधायक की दावेदारी की जो ताल है वो थोड़ी सी कम ठोकते हैं, क्योंकि पार्टी आला कमान जो आदेश देगी उन्हीं पर ही चलने में विश्वास रखते हैं। तो आप सभी दर्शकों को ऐसे इंटरव्यू के लिए, ऐसे ही जो होनहार, काबिले तारीफ करने वाले जो हमारे कटारिया साहब हैं, ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची खबर झज्जर। नमस्कार।